जिस समय भारत में 16 महाजनपदों के बीच संघर्ष चल रहा था, उसी समय भारत के पश्चिमी हिस्से में फारस यानी ईरान में 558 ईस्वी पूर्व साइरस ने हक्कामानी वंश की स्थापना की। वैसे तो उस समय मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था, परंतु भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के जनपद गंधार और कंबोज इससे दूर थे। भारत का पूर्व दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जहां समुद्र से घिरा हुआ है, वहीं उत्तरी हिस्सा हिमालय पर्वत से सुरक्षित है, जिसके कारण यहाँ से कोई भी विदेशी शक्ति आक्रमण करने से डरती है। इसलिए उनके सामने आक्रमण करने के लिए भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा ही बचता है। साइरस द्वितीय पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। वह मकरान के दर्रे और काबुल घाटी से कई बार आया और सिंध के पश्चिमी हिस्से पर कई बार आक्रमण किया, परंतु वह इसे अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सका। साइरस ने फारस पर 529 ईस्वी पूर्व तक लगभग 29 वर्ष शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद यहाँ इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। इसका पुत्र अपने शासनकाल में गृह युद्धों में उलझा रहा। 522 ईस्वी पूर्व यहाँ डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, शासक बना। फारस के इतिहास में साइरस प्रथम और डेरियस प्रथम को ही सबसे सफल शासक माना जाता है। इसने भारत के गंधार, कंबोज, सिंध और पश्चिमी पंजाब को फारस में मिलाया और इसे 20वां प्रांत बनाया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस कहता है कि दारा प्रथम को भारत से 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। दारा प्रथम के शासनकाल की जानकारी हमें बेहिस्तून, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके बाद दारा का उत्तराधिकारी जरक्सीज आया। इसने भारतीय देवताओं की पूजा बंद करवा दी। इसके बदले अहुर माजदा की पूजा करने का आदेश दिया। यूनानी लेखक कहते हैं कि यूनान के विरुद्ध एक युद्ध में इसने भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी से सहायता प्राप्त की। ये गंधार या सिंध से ही होंगे। 465 ईस्वी पूर्व वह किसी अंगरक्षक के द्वारा मारा गया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ अंतरजरक्सीज, जिसका वैध टेसियस था। यह एक इतिहासकार था। पारसियों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय था, जिसे सिकंदर ने अरावेला के युद्ध में पराजित कर दिया और भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा फारसियों से मुक्त हो गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से ईरानी आक्रमण के परिणाम स्थायी नहीं हुए, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित तौर पर देखे जाते हैं। ईरानियों की अरामाइक लिपि पर ही भारतीय खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में यह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मौर्य वास्तुकला पर भी ईरानियों का प्रभाव देखा जाता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबज, ईरानियों के प्रतिरूपों पर ही आधारित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानीय राजाओं की तरह ही केश प्रक्षालन, बाल धोने का उत्सव होता था, वो प्रारंभ किया और उन्हीं की तरह ही स्त्री अंगरक्षकों को नियुक्त किया। ईरान में दंड स्वरूप सिर मुंडा देने की प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बौद्ध ग्रंथ महावंश में इस प्रकार के दंड दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। फारसियों के भारत पर आक्रमण के बाद ही भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सोने का सिक्का डारिक और चांदी का सिक्का सिंगलोई मिले हैं। ये दोनों ही भारत में पाए गए हैं। अगला प्रमुख आक्रमणकारी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर था। मौर्य वंश से पहले भारत पर फारस और यूनान, इन दो आक्रमणकारियों को गिना जाता है। सिकंदर मैसिडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में इसने एक बिगडैल घोड़े पर काबू पा लिया और बाद में यह घोड़ा इस बच्चे का मित्र बन गया, जिसका नाम बुकेफाल रखा गया। 336 ईस्वी पूर्व फिलिप के सुरक्षा गार्ड ने इसकी हत्या कर दी और इसके साथ ही शुरू होता है गृह युद्ध का संघर्ष, जिसमें अलेक्जेंडर विजयी होता है। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्ष तक शासन किया और 12,000 मील की विजय यात्रा की शुरुआत की।
सिकंदर से पहले मैसिडोनिया बस एक छोटा सा क्षेत्र था, परंतु सिकंदर ने इसे पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक बढ़ा दिया। सिकंदर की मां ओलंपिया थी और फिलिप को पहला पुत्र देने के कारण और रानियों में वो प्रमुख हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि अन्य रानियां ओलंपिया और सिकंदर की ओर से चिंतित रहती थी कि कहीं राजगद्दी इन्हें ही न मिल जाए। इन रानियों में क्लियोपैट्रा प्रमुख थी। क्लियोपैट्रा की लड़की की शादी में ही सिकंदर ने अपने पिता फिलिप की हत्या करवा दी। कुछ इतिहासकार इससे सहमत हैं और बाद में उस सुरक्षा गार्ड की हत्या खुद कर दी। परिवार में पहला लड़का होने के कारण फिलिप ने उसकी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, जिसके कारण उसे अरस्तु जैसे शिक्षकों का साथ मिला। शासक बनते ही अपनी 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने विजय यात्रा की शुरुआत की और फारस जैसे विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। भारत पर उसने 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। इससे पहले यूनानी जितना क्षेत्र जानते थे, उसका 2/3 क्षेत्र सिकंदर जीत चुका था। यूनानी इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर ने कभी भी हार का सामना नहीं किया, जिसके कारण ही उसकी विश्व विजय की इच्छा प्रबल हुई। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के समय भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और साम्राज्य विस्तार के लिए ये राज्य आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। गांधार के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता सहर्ष स्वीकार कर ली और पोरस के विरुद्ध युद्ध में सहायता देने का वचन भी किया। आम्भी के राजा के बाद हिमालय के उत्तर में शशिगुप्त नामक शासक और अभिसार के शासक ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। भारत में सिकंदर का सबसे सशक्त विरोध झेलम और चिनाब के मध्य देश में पोरस ने किया। इस युद्ध को हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है। इस समय मगध में धनानंद का राज्य था। झेलम के युद्ध में सिकंदर के पास 40,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे। वहीं पोरस के पास 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ और 150 हाथी थे। इसी युद्ध में पहली बार सिकंदर की सेना ने लड़ाकू हाथियों का सामना किया। युद्ध के बीच में पोरस द्वारा भाले के आक्रमण से सिकंदर का प्रिय घोड़ा वुकेफाल मारा गया और इसमें सिकंदर भी घायल हो गया। परंतु युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के बावजूद भी पोरस पराजित हुआ। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा कि जैसा एक पराजित राजा के साथ किया जाता है। बाद में सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर के भारत आक्रमण के साक्ष्य हमें यूनानी लेखन से ही प्राप्त होते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ही वुकेफाल नामक नगर बसाया और दूसरा नगर निकैया बसाया, जिसका नाम विजयनगर भी है। कहते हैं कि सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा और उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी सेना लगातार युद्धों से तंग आ चुकी थी, जिसके कारण सिकंदर को अपने देश वापस लौटना पड़ा। सिकंदर ने काबुल में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना भी की। सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने ही भारत के क्रमागत इतिहास को लिखने में बड़ी सहायता की है। उसके साथ नियार्कस, आनेसिकिट्स और अरिस्टोबुलस इतिहासकार आए थे। उनके कारण हमें अपना इतिहास 326 ईस्वी पूर्व से शुरू करने में मदद मिली है। मैसिडोनिया वापस जाते वक्त उसने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया। पहला सिंधु के उत्तरी पश्चिमी भाग को फिलिप को दिया। दूसरा प्रांत सिंधु और झेलम के बीच में था, उसे आम्भी राजा को दिया। तीसरा प्रांत झेलम नदी के पूर्वी भाग में व्यास नदी तक का राजा पोरस को सौंप दिया और चौथा सिंधु नदी के निचले भाग का था, जो पिथोन को दिया। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा का था, जो आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है। मालवा गणों ने इनका विरोध किया। इस संघर्ष में सिकंदर घायल हो गया।
लेकिन अंत में मालव पराजित हुए और उनके राज्य के सभी नर नारी और बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। सिंधु नदी के मुंह आने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना के 2 भाग किए। जल सेना पर नियार्कस को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चला। रास्ते में 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की किसी रहस्यमयी घटना के कारण मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके गांवों में इन्फेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हुई, लेकिन कुछ कहते हैं कि मलेरिया की वजह से उसकी मृत्यु हुई। विद्वान एनासिक्रेटिस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, उसने सिकंदर की जीवनी लिखी। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार लिखी, जिसमें सिकंदर के युद्धों का वर्णन है। उसने लिखा कि सिकंदर का अगला निशाना अरब था, परंतु उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने मरने से पहले अपनी 3 इच्छाएं बताई। पहली यह कि उसका इलाज करने वाला हकीम ही उसके ताबूत को कब्र तक लेकर जाए। दूसरी यह है कि उसके खजाने को उस रास्ते में बिखेरा जाए जहां से उसका ताबूत ले जाया जाएगा। और तीसरी, उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों। तो फ्रेंड्स, ये थी 32 वर्ष के युवा की जीवनी।